हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर नवंबर का दूसरा भाग है और इसमें हम प्रश्नों के साथ साथ में विश्लेषण भी देखेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा विश्वास है कि अगर आप सिर्फ यही वीडियोस पढ़ लेते हैं जो हम डालेंगे, तो लगभग सारा करंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस आपको आसानी से इसको पढ़ते रहना है, मतलब कि सुनते रहना है, और इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में याद करके भी रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। और इसके पहले जो हमने वीडियो डाला था तो वो भी आप देख लें, और हम कोशिश करेंगे कि एक कंपाइलेशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे मंथ के लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चार चपोरी में रहने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाले संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, केरल और राजस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है अपना असम सही है, मतलब कि बी ऑप्शन सही है। विश्लेषण में देखें तो चार चपोरी में रहने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाले संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव असम राज्य से संबंधित है। चार एक तैरता हुआ द्वीप है, जबकि चपोरियां निचले स्तर के बाढ़ग्रस्त रिवर बैंक हैं। गौरतलब है कि चार चपोरियों का संबंध मियाँ समुदाय से है, जिनको लेकर राज्य में विवाद का माहौल है। मियाँ समुदाय में पूर्वी बंगाल से लेकर असम तक मुस्लिम प्रवासियों का एक वंशज शामिल है। तो इस प्रकार से जो चार चपोरी है संबंधित, वो किससे है? असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में औपचारिक रूप से पुनः डिजाइन किए गए डिप्लोमा कोर्स का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो सही है, बी ऑप्शन सही है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। विश्लेषण देखें तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में औपचारिक रूप से पुनः डिजाइन किए गए डिप्लोमा कोर्स का उद्घाटन किया है। NSINS पटियाला में स्थित देश के प्रमुख संस्थानों में से ये एक है। यह उद्घाटन आभासी सत्र, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 का प्रभाव है इसमें। इसका उद्देश्य वैश्विक खेल पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को विकसित करना और खेल से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जो अपना सही, वो है ज्ञानेंद्रो निंगोबम। तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र से हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष होंगे। निंगोबम 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और लंबे समय से हॉकी से जुड़े हुए हैं। यह सक्रिय रूप से हॉकी के विकास में शामिल रहे हैं और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में खेल को और अधिक विकसित करने के लिए ये प्रतिबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसके सेल्स से कि मतलब किसकी कोशिकाओं का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल एक स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो मूंगफली है, मूंगफली की कोशिकाओं को लेके वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मूंगफली के सेल्स का उपयोग कर पर्यावरण के अनुकूल एक स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है। यह विशेष स्क्रीन गोपनीयता बनाए रखने में मदद करने के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण और एयर कंडीशनिंग लोड को कम करने में मदद कर सकती है। इसे CENS, मतलब कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइजेस और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अप्लाइड फिजिक्स लेटर्स के अनुसार यह डिवाइस उस सिद्धांत को नियोजित करता है जो सर्दियों में कोहरे के कारण बनता है। स्मार्ट स्क्रीन अनुप्रयोग में लिक्विड क्रिस्टल अणु को एक बहुलक मैट्रिक्स में सीमित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में बड़े पैमाने पर 500 मीटर लंबे कोरल रीफ की खोज की है?
तो ये जो कोरल रीफ की खोज की गई है ये ऑस्ट्रेलिया में की गई है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही है। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बड़े पैमाने पर, मतलब कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसी में या इसी के पास में 500 मीटर लंबे एक अलग से एक कोरल रीफ की खोज की है। यह 120 वर्ष में पहली बार खोजा गया है। खोजी गई नई जो रीफ है केवल 40 मीटर हिस्सा इसका समुद्र की सतह से नीचे है, बाकी इसका जो हिस्सा है वो ऊपर है। नई खोजी गई रीफ दुनिया की अन्य 7 लंबी अलग की गई रीफों में शामिल है। आपको बता दें कि यह रीफ संयुक्त राज्य अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी लंबा है, अर्थात ये काफी बड़ा रीफ खोजा गया है। हाल ही में किस मैसेजिंग ऐप को अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब कि यूपीआई सेवा पर लाइव जाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है? तो ऑप्शन है देखिए, टेलीग्राम है, शेयर चैट है, लाइन है, व्हाट्सअप है। तो इसका आंसर जो है वो है व्हाट्सअप सही है, अर्थात डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब कि यूपीआई सेवा पर लाइव जाने के लिए मंजूरी मिल गई है। व्हाट्सएप को यह मंजूरी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने प्रदान की है। इसे व्हाट्सएप के नए फीचर व्हाट्सएप पे के जरिए शुरू किया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ने आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक जैसे 5 बैंकों के साथ इंटर्नशिप की है। इन 5 बैंकों के अलावा जियो पेमेंट बैंक को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के 10 उपग्रहों के साथ कुल 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है चीन, मतलब कि चीन ने लॉन्च किया है अभी। हाल ही में चीन ने अपने एक रॉकेट या एक ही रॉकेट से अर्जेंटीना के 10 उपग्रहों के साथ 13 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह चीन द्वारा विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण माना जा रहा है। इन उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 6 मतलब कि यहाँ पर जो उन्होंने रॉकेट यूज किया है, क्या यूज किया है? लॉन्ग मार्च 6 वाहन रॉकेट से लॉन्च किया गया है। जैसे हमारे यहाँ का पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, ऐसे वहाँ का जो रॉकेट है वो लॉन्ग मार्च रॉकेट है। यह लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां उपग्रह प्रक्षेपण था। आपको बता दें कि चीन ने 1960 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है देखिए, जैसे 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर। तो इसका ऑप्शन सही है 7 नवंबर, अर्थात ऑप्शन बी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में कैंसर की समस्या को लेकर विभिन्न हितधारकों के प्रयासों को सही दिशा में ले जाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मृत्यु कैंसर की वजह से ही होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में विश्व में तकरीबन 18 मिलियन कैंसर के मामले सामने आए थे, जिनमें से 1.5 मिलियन केवल भारत के थे। एनपीपीए यानी राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने फरवरी 2019 में कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों को कम करने का प्रयास शुरू किया था। एनपीपीए औषधि कीमत नियंत्रण आदेश ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंतर्गत सभी प्रकार की दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत तीर्थ नामक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा भारत तीर्थ नामक ये जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि आईआईटी खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा आयोजित भारत तीर्थ नामक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन भी किया है। भारत तीर्थ नामक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 6 से 8 नवंबर के बीच में किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना मुख्यालय ने किस राज्य के गैर गोरखा कर्मियों की भर्ती को गोरखा राइफल्स यानी कि जीआर रेजिमेंटों में भर्ती करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। भारतीय सेना मुख्यालय ने गोरखा राइफल्स रेजिमेंटों में उत्तराखंड के गैर गोरखा कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। यह नियम अगली भर्ती से लागू किए जाएंगे। सेना मुख्यालय के इस कदम से उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमायूनी युवा गोरखा रेजिमेंट में आसानी से शामिल हो सकेंगे। फिलहाल भारतीय सेना के पास करीब 40 गोरखा रेजिमेंट है। तो ये बात हमें याद रखने लायक है कि 40 गोरखा रेजिमेंट्स जो हैं वो हैं, और ये गोरखा रेजिमेंट्स जो हैं वो नेपाल के लोग इसमें से भर्ती किए जाते हैं, और काफ़ी मात्रा में हम इनको यहाँ पर मान लीजिए कि एक प्रकार से रोजगार कहें या फिर नौकरियां कहें, वो भी हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE खोला गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और गुजरात। तो इसका ऑप्शन सही है केरल। तो केरल में COE खोला गया है। केरल के वायनाड जिले में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE खोला गया है। यहाँ से गुणवत्ता परक और उन्नत किस्म के बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। साथ ही यहाँ किसानों, उद्यमियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह इंडो डच संयुक्त कार्य योजना के तहत दूसरा उत्कृष्टता केंद्र है। इससे पहले 2017 में महाराष्ट्र में बारामती में इसके तहत यह इस प्रकार का कार्यक्रम एक शुरू किया गया था और केंद्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो ये डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है अमूल से, अर्थात ऑप्शन पहला इसका सही है, आंध्र प्रदेश। डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है। AP अमूल परियोजना के तहत 20 नवंबर से दूध की खरीद प्रकाशम, चित्तूर और कडप्पा जिले में शुरू होगी। इनमें मिनी डेयरियों के माध्यम से प्राप्त लगभग 22 लाख लीटर दूध की खरीद अमूल करेगा और इन डेयरियों को भुगतान करेगा। यह समझौता महिला डेयरी किसानों को प्रोत्साहित करने और राज्य में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोफाई करने का फैसला लिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड में, अर्थात ऑप्शन 20 का सही है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव के माध्यम से मामला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि 5000 वर्ग किलोमीटर में फैले शिवालिक हाथी रिजर्व को पहले 2002 में अधिसूचित किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देहरादून एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट बनाने के कदम के चलते यह मामला खबरों में है, क्योंकि इसके लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण से कई संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्जिन हाइपरलूप ने सुपर हाई स्पीड लेविटेटिंग पॉड सिस्टम पर दुनिया की पहली यात्रा सवारी पूरी कर ली है। बताइए वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे ब्रेडमैन जोसेफ हैं, सुल्तान अहमद बिन सुलेयम है, और सी ऑप्शन है यहाँ पर ली का सिंह, और चौथा ऑप्शन है अर्नेस्टो बेरतेराली। तो इसका ऑप्शन सही है सुल्तान अहमद बिन सुलेयम। तो ये देखिए हाइपरलूप जो बनाया गया है इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। वर्जिन हाइपरलूप ने अपनी पहली सफल यात्री सवारी का संचालन किया है। हाइपरलूप
परिवहन का एक नया तरीका है जो प्रति घंटे 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। हाइपरलूप की परिचालन और पूंजीगत लागत हाई स्पीड रेल की 2/3 है। वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेम हैं। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के विकास में देश के युवा इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन भी किया है। अब देखिए, ये जो हाइपरलूप है ये बनाया कहाँ पे गया है? ये एक्चुअली अमेरिका का प्रोजेक्ट है। तो अमेरिका के लास वेगास शहर में ये वहाँ पर प्रयोग किया गया है। और हाइपरलूप एक पॉड होता है जिसमें से अभी हमने देखा कि 1000 किलोमीटर तक हम एक ही घंटे में मतलब यात्रा कर सकते हैं। तो ये यात्रा की दृष्टि से बहुत ही तेज वाहन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बताइए ये यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति होंगे? तो कौन से नंबर के हैं ये? 46वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, तो ये किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है जब एक अश्वेत भारतीय महिला उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभालेंगी। नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 से निपटने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है थोड़ा सा कमला हैरिस के बारे में, क्योंकि देखिए ये उपराष्ट्रपति बनी है। और अमेरिका का उपराष्ट्रपति इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर वहाँ का राष्ट्रपति मर जाता है, मतलब कि उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो इसके बाद में उपराष्ट्रपति जो होता है वो वहाँ राष्ट्रपति बन जाता है। और वो तब तक राष्ट्रपति रहता है जब तक उसका पूरा 4 साल का ड्यूरेशन पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अपने यहाँ ऐसा प्रोविजन नहीं है। अपने यहाँ 6 महीने में दोबारा क्या करा लिए जाते हैं? इलेक्शन करा लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो इलेक्शन है फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा मतलब 4 साल बाद ही होगा। तो अगर मान लीजिए कि वो अपना ड्यूरेशन 1 महीने पूरा करता है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, जो वहाँ का उस उपराष्ट्रपति है वो पूरे के पूरे 4 साल राष्ट्रपति की तरह अपना कार्यकाल पूरा करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की बात की है? तो ये है पोत परिवहन मंत्रालय। तो पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलने की अभी कवायद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में बदलने की बात कही गई है। पीएम मोदी ने सूरत के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की। इससे यात्रा का समय अब पहले मतलब कि जो पहले 10 से 12 घंटे लग रहा था वो 3 से 4 घंटे लगेगा। तो ये यहाँ पर देखिए, ये जो सूरत में रो पैक्स बनाया गया है, इससे ये 10 से 12 घंटे का जो समय है वो 3 से 4 घंटे हो रहा है। वहीं पर इन्होंने क्या किया है कि नाम बदलने की भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रालय के नाम में स्पष्टता के साथ साथ काम से अधिक इसकी स्पष्टता होगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से क्या पहले से ही इस योजना में शामिल है? कपड़ा या फार्मास्यूटिकल्स या बैटरी या फिर चमड़ा? तो इसमें से फार्मास्यूटिकल्स जो है ये पहले से इसमें शामिल है। भारत सरकार ने हाल ही में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही इस योजना के तहत शामिल रहे हैं। ये सेक्टर नीति आयोग द्वारा सुझाए गए थे, मतलब कि जो इसके प्रोविजन है वो इससे सुझाए गए हैं। नीति आयोग से सुझाए गए जो नए प्रोविजन है उनको इसमें से शामिल किया जाएगा। मार्च 2020 में भारत सरकार ने घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिल में कटौती करने के लिए PLI योजना शुरू की है।
अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के साथ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, रूस। तो इसका ऑप्शन सही है रूस, चौथा ऑप्शन सही है। अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और रूस के स्कूली बच्चों ने मिलकर शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और रूस दोनों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना है। यह कार्यक्रम 7 से 21 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में लगभग 48 छात्र और 16 शिक्षक भाग लेंगे। अटल इनोवेशन मिशन को देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा जारी हाल के सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन सही है भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में गंगा नदी पर एक सर्वेक्षण जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है। ये सर्वेक्षण के चरण 1 के परिणाम हैं। शीघ्र ही इसका दूसरा चरण भी पूरा किया जाएगा। नदी में गंगेटिक डॉल्फिन और ओटर्स की संख्या बढ़ी है। यह इंगित करता है कि नदी में प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। इसका कारण फ्रेंड्स ये जो लॉकडाउन रहा है ये भी इसका कारण रहा है। यह अध्ययन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन की ओर से WII द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सिस्टम मॉडल का वो किया गया है, यहाँ पे मॉडल लॉन्च किया गया है। तो ये दिल्ली में मॉडल लॉन्च किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब कि DRDO के मुख्यालय में किया गया है। इस मिसाइल ने हिट टू किल मोड में यानी LEO लो अर्थ ऑर्बिट से संबंधित परीक्षण को सफलतापूर्वक मतलब पूरा किया। यह 3 चरण वाली इंटरसेप्ट मिसाइल थी। इसमें 2 ठोस रॉकेट बूस्टर का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि DRDO ने मार्च 2019 में A-सैट का सफल परीक्षण किया था। अब देखिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनसे हम जमीन से ही जो लो ऑर्बिट में है मतलब कि पृथ्वी की जो लो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट राउंड घूम रहे हैं उनको हम यहीं से मार सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो इससे हम दूसरे जो दुश्मन देश है उनकी जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये पावर हमने गेन कर ली है और हमने इसका प्रयोग भी देखिए एक बार किया था। कब? मार्च 2019 में A-सैट के माध्यम से हमने इसको मतलब यूज किया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने किसके सहयोग से साइबर लॉ, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक में ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है NLIU भोपाल ने। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने NLIU भोपाल के सहयोग से साइबर लॉ, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक में ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की शुरुआत की है। इस डिप्लोमा की अवधि 9 महीने की होगी। इसका उद्देश्य साइबर फॉरेंसिक मामले से निपटने के लिए पुलिस अपराधियों, राज्य साइबर प्रकोष्ठों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को सक्षम बनाना है। इस कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए NLU दिल्ली के परिसर में एक लैब की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के किस शहर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक कार्यालय
सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। तो इसका ऑप्शन सही है कटक। तो उड़ीसा के कहाँ पे ये किया जाएगा? कटक में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर का कुल निर्मित क्षेत्र 1938 वर्ग मीटर है। इसमें 3 से अधिक मंजिलें, विशाल कोर्ट रूम, अल्ट्रा आधुनिक रिकॉर्ड रूम, सुसज्जित कक्ष, पुस्तकालय कक्ष और फॉरेंसिक हॉल इत्यादि शामिल हैं। इस अवसर पर एक ई कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया जाएगा। ITAT 25 जनवरी 1941 को बनाया गया पहला ट्रिब्यूनल है और इसे मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि चौथा संस्करण उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण जो मंत्री संजय धोत्रे हैं, इन्होंने चौथा संस्करण ये आयोजित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। यह 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह दूरसंचार विभाग और COAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसकी जो थीम है वो है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट आई, सिक्योर आई, सस्टेनेबल। तो ये इसकी क्या है? थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया है। बताइए कि जो भारत का इसमें स्कोर है वो 100 में से कितना रहा? तो भारत का जो स्कोर रहा वो रहा 37। किसमें? इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। हाल ही में अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक को मुंबई स्थित रिसर्च नॉन प्रॉफिट संस्था द्वारा जारी किया गया है। यह 60 नीति संकेतों वाले 8 नीतिगत क्षेत्रों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि NCT दिल्ली के लिए भारत का औसत रहा है जो वो 100 में से कितना रहा है? 37 रहा है। यह सूचकांक अंतर्राज्यीय प्रवासियों के एकीकरण को मापने का प्रयास करता है कि जो मतलब कि लोग हैं उनके लिए कितनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। सूचकांक के मुताबिक केरल, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे अधिक सफल रहे हैं। वहीं जो दिल्ली रहा है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है रूस ने। रूस में हाल ही में पहली ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में भारत से केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री मतलब कि निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया है। बैठक में जो कुछ एजेंडे थे वो इस तरह से थे कि जैसे अभी जो G20 का आयोजन सऊदी अरब में होना है तो इसके परिणामों पर चर्चा की गई है और संरचना निवेश पे बात की गया है और न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसकी सदस्यता में विस्तार की भी बात इसमें से की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यात्री बसों के लिए फायर डिटेक्शन एंड सरप्राइज सिस्टम फायर डिटेक्शन एंड सुपरसन सिस्टम विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बसों में FDSS तंत्र, ये फायर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ देखिए
DDS से तात्पर्य है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, यानी कि आग का पता लगाने और बुझाने वाले यंत्र। इस तकनीक की मदद से यात्री कंपार्टमेंट में लगने वाली आग पर महज 30 सेकंड में ही इसको इंगित कर लिया जाएगा, और इसके साथ साथ में 60 सेकंड में इसको क्या कर दिया जाएगा, बुझा दिया जाएगा अगर लगती है आग तो। इससे जान माल की काफ़ी सुरक्षा हो सकती है। अगला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर से है 10 नवंबर। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की जो थीम थी वो थी साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। यूनेस्को ने साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19 थीम के साथ इस दिवस का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, सूडान है, ईरान है। तो इसका ऑप्शन सही है सूडान। वित्त मंत्रालय MEA ने सूडान द्वारा हाल ही में जुबा शांति समझौते पर किए गए हस्ताक्षर का स्वागत किया है। बता दें कि बीते माह सूडान की संक्रमणकालीन सरकार ने कई आतंकवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया था। इस शांति समझौते का मकसद सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले गृह युद्ध को समाप्त करना था। यह समझौता लोकतांत्रिक परिवर्तनों की शुरुआत करेगा और सूडान के विकास में, उसकी शांति और उसकी समृद्धि में योगदान करेगा। गौरतलब है कि सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची से हटा दिया गया है। तो अब ये माना जाएगा कि राज्य प्रयोजित आतंकवाद ये नहीं फैलाता है। भारत संघाई सहयोग संगठन के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। भारत इस संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना था? तो ये बना था 2017 में, मतलब कि हमने SCO की सदस्यता ग्रहण की थी 2017 में। भारत ने संघाई सहयोग संगठन के हालिया सम्मेलन में भाग लिया है। यह संगठन का 20वां और भारत के संगठन के सदस्य बनने के बाद तीसरा सम्मेलन होगा। भारत 2005 से SCO में एक पर्यवेक्षक था, किंतु 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बन गया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देश पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान यहाँ पर शामिल हैं। तो ये जो भी हैं देश इसमें से शामिल है, इसके ये सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में साल 2021-22 से 25-26 तक के लिए, इतनी अवधि के लिए रिपोर्ट इसने क्या की है? पेश की है। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता NK सिंह द्वारा की जा रही है। विचारणीय विषय की शर्तों के मुताबिक आयोग 2021-22 से 25-26 तक, यानी कि 5 साल की अवधि के लिए 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। बीते साल आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इस रिपोर्ट को 30 जनवरी 2020 को संसद पटल पर रखा था। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये संसद पटल पर भी रखी जाती है। 15वें वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई हालिया रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का कवर और शीर्षक जो है वो है कोविड के दौरान वित्त आयोग। तो ये फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण है इसका शीर्षक, और इसमें से प्रश्न भी पूछा गया था PCS में, इसी से प्रश्न पूछा गया था, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में पहली बार एक महिला को नियुक्त किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, म्यांमार, श्रीलंका। तो पाकिस्तान ने महिला को एक डायरेक्टर नियुक्त किया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार एक महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर को 4 नए पीसीबी निदेशकों में शामिल किया गया है। दरअसल पीसीबी का नया संविधान अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कम से कम एक महिला को 4 स्वतंत्र निदेशकों में शामिल करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस जल केंद्र का नेतृत्व भारतीय पक्ष से किस संस्थान ने किया है? तो इसका किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, मतलब आईआईटी गुवाहाटी ने इधर से भाग लिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन एक वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। इस जल केंद्र का नेतृत्व भारतीय पक्ष से आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया पक्ष से वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ने किया है। इसके साथ ही केंद्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया मतलब इसके साझीदार हैं, और इससे क्या होगा कि जो जल को है हम ज़्यादा बचा सकेंगे और काफ़ी उसका सही यूज कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक सचित्र संकलन जारी किया है? ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, नेपाल और म्यांमार। तो नेपाल ने जारी किया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने महात्मा गांधी के 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है। यह एंथोलॉजी नेपाली भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक काठमांडू में भारतीय राजदूत, तो भारतीय में देखिए भारत के राजदूत नेपाल में कौन, विनय मोहन वात्रा, तो ये है वहाँ पे राजदूत, तो इनके मतलब ये भी उसमें समारोह में शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने भयावह खाद्य संकट को रोकने के लिए एक नया संगठन बनाया है। यह किस देश द्वारा प्रस्तावित है? तो ये इटली द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र ने भयावह संकट को रोकने के लिए एक नया संगठन तैयार किया है, और यह संगठन जो है वो इटली द्वारा प्रस्तावित है। इसका नेतृत्व खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आंद्रे गैजे के साथ सहयोग किया है। यह दूरबीन कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये हवाई में, मतलब कि USA के हवाई में स्थापित की जा रही है। भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आंद्रे गैजे के साथ सहयोग किया है। इस दूरबीन को अमेरिका के हवाई में स्थापित किया जा रहा है। इस दूरबीन की स्थापना को ब्रह्मांड को समझने में क्रांति लाने जैसा बताया जा रहा है। यह भारत, चीन, जापान, कैलिफोर्निया और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी परियोजना है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मिंक नामक जानवर को SARS-CoV-2 की वजह से खतरों में देखा गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक मिंक आबादी पाई जाती है? तो मिंक की आबादी सबसे ज़्यादा डेनमार्क में पाई जाती है। हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने मिंक नामक जानवर की लगभग 17 मिलियन से अधिक आबादी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो ये कह रहे हैं कि हम 17 मिलियन जो भी मिंक जानवर हैं इसको मार देंगे, क्योंकि इसको मतलब इन्फेक्शन हो गया है वायरस से। गौरतलब है कि डेनमार्क में अब तक कोविड-19 के 55,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा डेनमार्क में SARS-CoV-2, तो ठीक है, ये एक दूसरा वायरस देखिए, SARS-CoV-2 वेरिएंट से संक्रमित 200 से अधिक मामले की पहचान की गई है। तो इससे इस मिंक जानवर को जुड़ा माना जा रहा है कि ये मिंक जानवर इसका कारक है, तो इसलिए मिंक जानवर को मारने का फैसला लिया गया है।
अगला प्रश्न है, हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्म तिथि की स्मृति के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री भी क्या थे? यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से वाटर कनेक्टिविटी रूट के जरिए पहला कमर्शियल शिपमेंट प्राप्त किया है? तो बांग्लादेश से हमने पहला शिपमेंट प्राप्त किया है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से वाटर कनेक्टिविटी रूट के जरिए पहला कमर्शियल शिपमेंट प्राप्त किया है। यह शिपमेंट असम के करीमगंज से प्राप्त हुआ है। इस शिपमेंट को प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट के तहत प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो वन शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में वन शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुताबिक अगले साल 11 सितंबर को मनाए जाने वाले वन शहीद दिवस तक आंध्र प्रदेश के सभी वन क्षेत्रों में वन शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इडेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी है? ये वो लिस्ट होती है जिसमें कि कौन कितनी ज्यादा मतलब चैरिटी किया, तो उससे संबंधित होता है ये। तो ये अजीम प्रेमजी जो है, इसको इसमें से पहला स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार का संस्करण है, दूसरा संस्करण है। और इसमें आपको बता दें कि तमिलनाडु सबसे शीर्ष में रहा है इसमें। हाल ही में भारत ने सीमा संघर्ष को रोकने के लिए किस देश के साथ 3 चरणीय विघटन योजना बनाई है या फिर उस पर सहमति जताई है? तो ये चीन से हमने वो किया है, क्योंकि जो आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड में जो अभी प्रॉब्लम चल रही थी चाइना के साथ, तो उसी से हमने ये किया है। हाल ही में सीमा संघर्ष को रोकने के लिए चीन के साथ 3 चरणीय विघटन योजना पर सहमति जताई गई है। दोनों देशों के बीच चुशुल में आयोजित 8वीं कॉर्प्स कमांडर लेवल की वार्ता के दौरान इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। योजना के पहले चरण के रूप में टैंकों और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक को जल्द से जल्द संबंधित सीमा पर तैनाती स्थिति से वापस मतलब उनको ले जाने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए क्षेत्रों के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो इन्होंने 12 उत्पादों के लिए ये योजना को मंजूरी दी है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। खाद्य उत्पाद निर्माण उद्योग द्वारा 10,900 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन इसमें से दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि लगाई जाएगी इतनी। इसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुरुआत की है? तो कपड़ा मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने दिवाली के लिए एक अभियान लोकल फॉर दिवाली शुरू किया है। यह अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय हस्तकला देश की संस्कृति विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। और आपको बता दें कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो रोजगार देता है वो यही देता है। इसके साथ साथ में जो इस क्षेत्र में 55% जो मजदूर हैं वो महिला हैं। अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। और निमोनिया जो है ये छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनको ये इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए इसको जागरूकता फैलाने के लिए 10 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस
मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स किसने? चाइना की ही एक महिला है, चेन मेंग। तो चेन मेंग ने ये खिताब जीता है। हाल ही में चीन की महिला टेबल टेनिस चेन मेंग को ITF महिला विश्व कप का खिताब विजेता चुना गया है। चेन मेंग वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी हैं और इन्होंने चाइना की ही एक महिला को हराया भी है। और आपको बता दें कि ITTF का जो मुख्यालय है वो है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। तो ये ITTF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सरना संहिता यानी कि सरना कोड के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये झारखंड ने पारित किया है सरना संहिता को। अब देखिए सरना संहिता है क्या? झारखंड विधानसभा ने हाल ही में आदिवासियों के लिए एक अलग सरना संहिता के प्रावधान का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के जरिए 2021 की जनगणना में सरना धर्म के अनुयायियों को विशेष स्थान प्रदान किया जाएगा, उनको अपनी अलग स्थिति प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि सरना के अनुयायी प्रकृति के पूजक हैं जो कि हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं और दशकों से एक अलग धार्मिक पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मतलब कि हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, इनकी अपनी अलग परंपराएं, अलग प्रथाएं हैं और ये प्रकृति पूजा पर विश्वास करते हैं, प्रकृति की पूजा ये करते हैं। तो जब अब नई गणना होगी, जनगणना होगी, तो उसमें इनका जो धर्म है उसको इंडिकेट किया जाएगा। जैसे एक कॉलम बनाया जाता है धर्म के लिए, हिंदू, जैन, मुस्लिम, ये इसी तरह से अब सरना भी बना दिया जाएगा। तो राज्य भर के आदिवासी नेता जनगणना सर्वेक्षण में सरना संहिता को लागू करने की मांग कर रहे थे, जिससे 2021 की जो जनगणना होगी उसमें इनके अनुयायियों को अलग पहचान दी जा सकेगी। अगला प्रश्न है, वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए किस शहर में प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया है? तो ये एयर केयर लॉन्च किया गया है कहाँ पे? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि 2.5 और 10 PM जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है और श्वसन के माध्यम से अंदर जब जाता है तो ये फेफड़ों की प्रॉब्लम कर देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमोन मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम को नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2021 के लिए चुना गया है। इस टीम का संबंध किस राज्य से है? तो इस टीम का संबंध है उड़ीसा से। नमोन मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम का संबंध उड़ीसा राज्य से है। इस टीम के 10 स्कूली छात्र शामिल हैं जिन्हें नासा के ह्यूरेन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2021 में भाग लेने के लिए चुना गया है। इसमें से उनको रॉकेट के लिए प्रशिक्षण और ये कई सारी चीज़ें उसमें उनको प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल के तहत उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितनी प्रतिशत की सब्सिडी की बात की है? तो ये 50% सब्सिडी की बात उन्होंने की है। तो ये जो टॉप टू टोटल जो प्रोजेक्ट है इसके तहत वो क्या करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को आसानी से अपना सामान पहुंचाने में सुविधा प्रदान की जाएगी और धीरे धीरे इस सब्सिडी को कम करके 12% तक कर दिया जाएगा 10वें साल तक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो उत्तराखंड ने हिम तेंदुओं की गणना की बात की है। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है। इसके पहले चरण में उत्तराखंड वन विभाग और भारतीय वन संस्थान द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों और अर्धसैनिक बलों की सहायता से वैज्ञानिक अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो तेंदुआ है फ्रेंड्स ये वल्नरेबल कैटेगरी में, IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। ये 3 वर्ष पूर्व लगाए गए एक
वास आधारित अनुमान के मुताबिक लगभग 626 हिमतेंदुए 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये अवस्थित थे, जो कि 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम यानी कि एसएनपी में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात कही है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो ये उड़ीसा ने ऐसी बात की है फ्रेंड्स। उड़ीसा सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात कही है। यह पायलट कार्यक्रम मयूरभंज जिले के 50 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू होगा। यह कार्यक्रम बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग महिलाओं और किशोरियों के लिए शुरू किया गया है। इस संबंध में उड़ीसा सरकार और वर्ल्ड फिश नामक एक गैर लाभकारी संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। पहले चरण में लगभग 1500 छात्रों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो फिश एक जो लोग खाते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ये पोषण का माध्यम बन जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स कब? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। क्या? विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी इस बार की, ये थी द नर्स एंड डायबिटीज। तो द नर्स एंड डायबिटीज इस साल का इसका थीम था। दुनिया भर में लगभग 463 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और इसमें से 80% जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो मतलब मिडिल कंट्री के आते हैं। मिडिल कंट्री का मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। मधुमेह के माध्यम से अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो उसकी उम्र जो है वो 4 साल से 10 साल तक कम हो जाती है और उसके जैसे किडनी खराब होना, कैंसर होना, ये कई तरह की उसकी और प्रॉब्लम्स भी साथ में हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वगीर नामक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो यह है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। हाल ही में भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वगीर लॉन्च की गई है। फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। यह पनडुब्बी कलवारी क्लास की 6 पनडुब्बियों में से एक है। इसके साथ और जो यही पनडुब्बियां हैं जैसे कि कलवारी है ना, खंडेरी है, INS करंज है, वेला है, तो ये सारी पनडुब्बियां इसी प्रकार की पनडुब्बियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जल संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो ये जो जल संरक्षण पुरस्कार जीता है, ये जीता है फ्रेंड्स किसने? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने। तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में जल संरक्षण पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया द्वारा दिया गया। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम संस्थान घोषित किया गया है। इस अवार्ड की घोषणा को 2 दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के समारोह के दौरान की गई थी। ये ऐसा पुरस्कार मात्र नहीं है जो इस श्राइन बोर्ड को मिला है, इसके साथ 2019 में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को केंद्र की तरफ से वेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड भी दिया गया था। 2017 में इसे भारत के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्पेशल स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का पुरस्कार भी दिया गया था। तो स्वच्छता से संबंधित वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को कई अवार्ड दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, IRCTC किन स्थानों से 12 से 18 दिसंबर तक के लिए भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच। यह यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से शुरू होगी और इसकी थीम है सो इंडिया टू इंडियंस। तो इसमें से कई जगह की यात्रा होगी जिसमें से यह यात्रा जैसे कि श्रीरंगम
के रंगनाथ स्वामी मंदिर। अब यहाँ पर ये याद करने लायक है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। तो देखिए जैसे रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम है ना, श्रीरंगम मंदिर, श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर हो गया जैसे, और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, रामेश्वरम मदुरई और मीनाक्षी मंदिर हो गया। तो ये सब अगर मंदिर देखें, और कन्याकुमारी के जो कुछ मंदिर हो गए, तो ये वहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, यात्रा प्रदान करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का अभी देहांत हो गया। तो ये ये किस कंट्री से संबंधित थे? तो ये थे बहरीन के थे, और ये मतलब कि जो कि सबसे ज़्यादा समय तक जिन्होंने राज किया है उनमें से एक थे। तो ये 84 वर्ष की उम्र के थे और इनका अभी देहांत हो गया। अगला प्रश्न है, भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघ का शव मिला है, जिस कारण यह चर्चा में आया। वरिष्ठ वन अधिकारियों के मुताबिक शव के पास पाए गए निशान इस क्षेत्र में और अधिक बाघों की मौजूदगी का इशारा देते हैं। गौरतलब है कि विशेषज्ञों द्वारा भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य को कान्हा टाइगर रिजर्व और अचनकमार टाइगर रिजर्व के बीच का एक गलियारा माना जा रहा है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके बाद अचनकमार जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो इन दोनों के बीच का एक कंजक्शन क्षेत्र या एक गलियारा था। उसी गलियारे का जो नाम है या उसी गलियारे क्षेत्र में जो है ये भोरम वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित था। भोरम अभ्यारण्य को वर्ष 2001 में अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के लिए वर्ष 2020 के किस महीने को आधार बेस माना गया है? तो सितंबर को इसमें बेस माना गया है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये योजना थी जिसमें से सितंबर को बेस मान के ज़्यादा रोजगार देने की बात की गई है। हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और चीन के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक नई ट्री फ्रॉग प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति को कहाँ खोजा गया है? तो इस प्रजाति को खोजा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि अंडमान द्वीप समूह में इसको खोजा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.डी. बीजू और यानी कि एस.डी. बीजू की अगुवाई में भारत, इंडोनेशिया और चीन के शोधकर्ताओं ने अंडमान द्वीप समूह में एक नई ट्री फ्रॉग प्रजाति को खोजा है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आज 5वें आयुर्वेद दिवस में किन 2 राज्यों के आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है। तो आज का मतलब यहाँ है जो हमारा ये धनतेरस मनाई जाती है इससे। तो धनतेरस जैसे अपनी डेट बदलती रहती है, तो उसके हिसाब से आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन गुजरात और राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि धनतेरस के दिन, ठीक है, मतलब कि गुजरात और राजस्थान के आयुर्वेद संस्थानों को उद्घाटित किया है। और ये जो धनतेरस होती है ये धन्वंतरी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध है वन्य जीव और वानिकी अपराध से संबंधित है। ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध वन्य जीव और वानिकी अपराधों से है। दरअसल बीते दिनों भारत के कस्टम विभाग ने ऑपरेशन थंडर 2020 के तहत संयुक्त अरब अमीरात के लिए भेजे जाने वाले 18 टन लाल चंदन के अवैध एक्सपोर्ट को पकड़ा है। यह अभियान इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समन्वित था, जिसमें 103 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल किया गया था। इंटरपोल के मुताबिक पर्यावरण अपराध के खिलाफ यह अभियान 14 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। इसमें वन्य जीवों और वानिकी
नमूनों और उत्पादों को बड़ी मात्रा में मतलब बरामद किया गया था। ऑपरेशन थंडर 2020 वर्ष 2017 से सालाना आयोजित किए जाने वाला थंडर ऑपरेशन है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई भी अगर अवैध व्यापार हो रहा है तो उसको इसमें कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जिसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप को ये वीडियो मिल जाए। इसके साथ साथ में जीएस की जो भी चीज़ें हैं, आप चाहे कि वो साइंस हो, जो भी चीज़ें हैं तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।